अब तक हमने देखा है कि स्टोन एज के 3 भाग और उनके क्या क्या ये हैं, नियोलिथिक तक हमने देख लिया है। अब आपको अगर अदर सोर्सेस आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको नॉलेज आया होगा कि मनुष्य जो है लोहे का उपयोग 1000 BCE से करना शुरू कर दिया था। अर्थात वो आयरन का यूज जो है एग्रीकल्चर में या फिर वेपन्स में 1000 BCE से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक से आयरन को जाना और तुरंत शुरू हो गया। बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता है, अर्थात मतलब कि दोनों का मिक्सअप रूप देखा जाता है। ठीक है, और आपने ये भी अदर सोर्सेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि आयरन से पहले मनुष्य कॉपर से फेमिलियर हो चुका था, अर्थात कॉपर के बारे में उसको जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक से पत्थरों से सीधे कॉपर यूज करना, तांबा यूज करना शुरू कर दिया। ये ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उसमें दोनों का ही उपयोग होता है, अर्थात तांबा भी यूज हुआ और पत्थर भी यूज हुआ, दोनों को मिक्स रूप में यूज किया गया, यानी कि दोनों को एक साथ यूज किया गया। तो इस पीरियड को जो है वो हम लोग चालकोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चालकोलिथिक पीरियड, अर्थात इसमें कॉपर प्लस स्टोन दोनों का यूज किया गया। ठीक है, तो कॉपर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर प्योर कॉपर की हम बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसका यूज हम किसी भी प्योर कॉपर को हम लोग किसी भी रूप में यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? अगर सपोज कीजिए कि उसको एग्रीकल्चर में हल बनाना है, अगर वो हल बना भी दिया प्योर कॉपर का तो वो मिट्टी में डालते ही वो टेढ़ा हो जाएगा, अर्थात वो वर्क नहीं कर पाएगा। या फिर उसके अगर हथियार बना दिए गए तो वो तुरंत मतलब कि एक बार में ही टेढ़ा हो जाएगा, वो किसी काम का रहेगा नहीं। तो फिर ना तो जानवर मरेंगे ना आदमी, तो इस वजह से उसकी सुरक्षा भी नहीं हो सकती थी। तो इसका उसने क्या सॉल्यूशन क्या निकाला, तो इसके लिए उसने ब्रॉन्ज का यूज किया। ठीक है, ब्रॉन्ज जो लोग फेमिलियर नहीं है वो ये समझ ले कि ब्रॉन्ज को ही पित्तल कहते हैं। ठीक है, तो पित्तल जो है तांबे की अपेक्षा काफ़ी हार्ड था, तो इस वजह से पीतल का उपयोग वो हथियार वगैरह में या फिर कहीं भी कर सकता था। तो पीतल भी जो यूज किया तो वो ऐसा नहीं कि केवल पीतल यूज किया, उसने क्या किया कि पत्थर पर पीतल का उपयोग किया। अर्थात सपोज कीजिए कि ये कोई पत्थर का ये है या फिर बोन्स है, हड्डी वगैरह, अब इस पे इसने पीतल वगैरह यूज करके कोई धारदार हथियार यहाँ पर बना लिया। तो चूँकि पीतल जो है वो मेटल हो गया तो उसकी शार्पनेस ईजिली की जा सकती है, वो ईजिली शार्प किया जा सकता है और वो स्टोन की अपेक्षा मजबूत भी होगी और टिकाऊ भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस पीरियड को हम लोग चालकोलिथिक पीरियड कहें। अब इसमें कॉपर प्लस स्टोन दोनों ही यूज हुआ। इसको कॉपर जो है वो ब्रोंज फॉर्मेट में यूज हुआ, अर्थात इसमें कॉपर प्लस टीन दोनों का मिक्स करके और तब ब्रोंज बना करके तब उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसकी साइट्स देख लेते हैं। तो साइट्स जो हैं चालकोलिथिक पीरियड के वो सेंट्रल इंडिया, साउदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, इन 3 जगहों पे मिले हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न इंडिया नहीं है, उत्तरी भारत नहीं है, मध्य भारत है, दक्षिण भारत है तथा पश्चिमी भारत है। ठीक है, न तो उत्तरी भारत है और न ही पूर्वी भारत है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपको एसर्शन रीजन वगैरह टाइप में दिया जा सकता है, या फिर यूपीएससी में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर ये कोई स्टेटमेंट बना दिया जाएगा कि चालकोलिथिक साइट्स जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में मिले या फिर ईस्टर्न इंडिया में मिले, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ कि आप इसे याद रखिएगा कि चालकोलिथिक साइट्स जो हैं वो सेंट्रल, साउथ और वेस्ट, अर्थात मध्य भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत, इन जगहों पर मिले हैं। तो सेंट्रल इंडिया में कहाँ पर, तो एमपी वाला क्षेत्र मिला है, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र कर्नाटका वाला क्षेत्र मिला है और वेस्टर्न इंडिया में गुजरात का क्षेत्र मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चालकोलिथिक पीरियड में जो बरियल्स बनाए जाते थे, अर्थात जो कब्र बनाए जाते थे मरने के बाद जब उनको दफनाया जाता था, तो ये चालकोलिथिक पीरियड के लोग क्या करते थे कि रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर वो रहते थे उसी एरिया में ही दफनाते थे। कर्नाटका में ये भी साक्ष्य मिला है कि कई जगह पर कब्र जो है वो घरों के अंदर ही बनाए गए हैं और उनमें अपने एंसेस्टर्स को दफनाए भी हैं। तो चूँकि ऐसा ये करने वाले
ये पहले लोग थे, इससे पहले जो है वो घरों में नहीं दफनाया जाता था, वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर दफनाया जाता था। रेसिडेंशियल एरिया से दूर दफनाने के पीछे रीज़न ये हो जाएगा कि डिजीज वगैरह फैलने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि घरों के अंदर और ज़मीन के नीचे दफनाते थे तो इस वजह से इनका कल्चर अलग था। तो इस वजह से इसको जो है चालकोलिथिक पीरियड के साथ साथ चालकोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हिंदी मीडियम वाले इसको ताम्रपाषाण लिख लेंगे, ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण सभ्यता। ठीक है, कॉपर, ताम्र का मतलब कॉपर हो गया और पाषाण का मतलब स्टोन, तो ये हो गया हमारा कॉपर और स्टोन पीरियड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज़ जो मिला वो ये मिला है कि मेगालिथिक पीरियड एक आया था। ठीक है, मेगालिथिक पीरियड। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ब्रॉन्ज से आयरन पर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, मेगालिथिक पीरियड में हम लोग ब्रॉन्ज से अर्थात ताम्रपाषाण से अब हम लोग आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं। आयरन की जानकारी अब हमें मिल गई है, तो आयरन की जब जानकारी मिल जाएगी तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे हथियार शार्प होंगे, मजबूत होंगे, वो तांबे और पीतल की तरह वो सॉफ्ट नहीं होंगे, वार करने पर भी आसानी होगी और एग्रीकल्चर में भी इजी होगा, हल वगैरह ईजिली बनाए जाएंगे और वो टिकाऊ होंगे। तो अब क्या हुआ कि तो जब ये आयरन का यूज हमने स्टार्ट कर दिया तो इस पीरियड को हम लोग मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो मेगालिथिक पीरियड में एक और जो ये है कि यहाँ पर जो बरियल्स वगैरह बनाए जाते थे वो बड़े बड़े स्टोन्स के बनाए जाते थे, अर्थात बरियल्स को स्टोन के नीचे ढक दिया जाता था। और मेगालिथिक जो साइट्स हैं वो ध्यान रखिएगा केवल साउदर्न इंडिया में मिले थे। ठीक है, मेगालिथिक साइट्स साउदर्न इंडिया में मिले, कहाँ कहाँ, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में मेगालिथिक साइट्स मिले और यहाँ पर जो है आयरन का फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। और वो किस पर्पस से हुआ है, तो वेपन्स मिले हैं और फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज हुआ है, अर्थात हल वगैरह बनाए गए होंगे या कुदाल वगैरह बनाया गया होगा और यहाँ पर वेपन्स मिला आयरन का, आयरन के हथियार मिले हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मेगालिथिक साइट्स में, मेगालिथिक साइट्स जो है वो कर्नाटक तमिलनाडु में है। जो अगर साउदर्न पीसीएस वगैरह दे रहे होंगे वो इसे तो ज़रूर देखेंगे। और जो बरियल्स वगैरह जो बनाए जाते थे वो बड़े बड़े स्टोन्स के बनाए गए हैं। तो ये था हमारा मेगालिथिक पीरियड। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि हमने हिस्ट्री को साक्ष्यों के आधार पर डिवाइड किया था और उसके बाद स्टोन टूल्स के आधार पर डिवाइड किया है। अब हम हिस्ट्री को टाइम पीरियड पर डिवाइड करके देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री को स्पेशली। ये अभी तक जो हमने देखा ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया था। एक एविडेंस के आधार पर डिवाइड किया था, दूसरा हमने टूल्स के आधार पर डिवाइड किया है। अब हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं या अर्थात भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उनका कालखंड क्या है ये अब हम लोग देखेंगे। चलिए तो फिर हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो केवल इंडियन हिस्ट्री ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज की हिस्ट्री 3 भागों में ही बांटी गई है। वहाँ भी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के ही नाम से या फिर मिलते जुलते नामों से ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन हर कंट्री का टाइम स्केल जो है वो अलग अलग है, अर्थात उनके अनुसार जो प्राचीन इतिहास जो है वो उनका टाइम स्केल अलग है, मध्यकालीन जो है मिडिल वाला उनका टाइम स्केल अलग है, आधुनिक जो होगा उनका वो अलग होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग इंडियन टाइम स्केल के अनुसार पढ़ेंगे और हमें इंडियन हिस्ट्री के ही बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, और टाइम स्केल पे आपका कभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग ईस्वी सन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि आगे जो हम लोग घटनाएँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर कब आपको इसके बाद कब मॉडर्न आया, कब आपका मेडाइवल था, ये सब वहाँ पर आपको क्लियर होता चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिवीज़न कर रहा हूँ।
बट आप कभी भी ईस्वी सन याद करने की कोशिश मत कीजिएगा इनका, ठीक है। जो भी ईस्वी सन याद करना होगा मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनका टाइम स्केल क्या था। तो मध्यकालीन भारत हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत 746 CE से लेकर के 1857 तक, 1857 तक इसका टाइम स्केल रखा गया है। 746 से 1857। ध्यान रहे ये आप अलग अलग बुक में अलग अलग भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चालकोलिथिक या मेगालिथिक का भी आप जब नेट पर सर्च कीजिएगा या विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको अलग मिलेगा। जो मैं बताया हूँ वो थोड़ा अलग हो सकता है, और अगर आप कोई और बुक या कोई और सोर्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी अलग हो सकता है। तो ईस्वी सन पर आपको कभी भी एंशिएंट से क्वेश्चंस नहीं रहा है, बस ये क्रम दे सकता है, तो क्रम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ईस्वी सन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा कि सर ने ये बताया था बुक में 1000 साल इधर दिया है। तो ये जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हिस्ट्री के सोर्सेस जो हैं वो कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग वो 6000 साल में हाफ लाइफ आपका C14 कवर करता है। तो उसमें थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन में 1 ग्राम का भी अंतर होगा तो वहाँ पर वो सीधे 3000 साल भागेगा, अंतर वहाँ पर 3000 साल का हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कभी भी इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर ने ये पढ़ाया था बुक में ये दिया है। आप लोग बस ये याद रखिएगा कि इस पीरियड के बाद इस पीरियड आया, फिर इस पीरियड का साइट्स कहाँ पर है, ठीक है। जैसे चालकोलिथिक का साइट्स देखिएगा, मेगालिथिक का साइट्स देखिए, या फिर स्टोन एज के कहाँ से एविडेंसेस वगैरह मिले हैं, कौन सा साइट्स था, ये सब आपको देखना है। कैसे टूल्स यूज हो रहे थे, ये नहीं देखना है कि स्टोन एज कितने भागों में बांटा गया और फिर कितने भागों का कितने से कितने साल तक कौन सा भाग चला, ये सब आप कभी भी मत देखिएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो मध्यकालीन भारत है आपको 746 से 1857 है। कई बुक जो है वो 746 को नहीं किसी और ईस्वी सन को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपको 746 मैं यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहा हूँ और 1857 क्यों मेंशन कर रहा हूँ। 746 में क्या हुआ था कि इस्लाम का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। इस्लाम धर्म का आक्रमण भारत पर हुआ था 746 में। इस वजह से हम यहाँ पर मध्यकालीन भारत में 746 ले रहे हैं। कई जगह आपको ये भी मिल सकता है कि 612 आपको लिखा हुआ मिले, ठीक है, या फिर समथिंग कुछ और मिले। तो वहाँ पर ये हो जाता है कि उस बुक ने आपको इस्लाम का जो जन्म हुआ, मोहम्मद प्रोफेट्स का जो जन्म हुआ, जो इस्लाम के जनक थे माने जाते हैं, तो उनका जब जन्म हुआ है तब से वो लोग मिडाइवल इंडिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं जो भी आपको ईस्वी सन प्रोवाइड करा रहा हूँ ये NCERT से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसी को याद रखिएगा, और अगर एग्ज़ाम्स में या कहीं भी आपको पुटअप करने की ज़रूरत हो तो यही पुटअप कीजिएगा। तो ये हमारा हो गया 746 से 1857। 746 का रीजन तो मैं बता दिया। और 1857 क्यों लेते हैं, तो इस टाइम जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो इस वजह से 1857 लेते हैं, और इससे सभी कोई फेमिलियर ही हैं। और इसके बाद जो है 1857 के बाद से ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग 1857 ले रहे हैं। ब्रिटिश क्राउन, इससे पहले भी ब्रिटिश का रूल्स वगैरह आ चुका था, बंगाल वगैरह या फिर यूपी वगैरह, अवध, इन सब क्षेत्रों में आ चुका था, लेकिन मैं ब्रिटिश क्राउन बोल रहा हूँ, ठीक है। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसके बाद से शासन व्यवस्था देखी गई है, इस वजह से 1857 ले रहा हूँ। और 1857 के बाद से 1947 तक हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को मन में ये भी होगा कि 1947 के बाद की जो जानकारी के लिए जो बुक्स लिखे गए हैं तो उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे। तो उन सब बुक्स को जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह या फिर भारत आज़ादी के बाद, इन सब नामों से हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग मॉडर्न इंडिया का जो टाइम स्केल लेंगे वो 1947 तक लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एंशिएंट पर।
तो 746 से पहले जो भी एविडेंसेस मिले हैं या जो भी हमारा कालखंड जो है वो सारा जो है वो आपको एंशिएंट में रखा गया है, यानी कि अप टू 746 सीई तक एंशिएंट में रखा गया है। सीई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉमन एरा, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन टाइम स्केल पर इंडियन हिस्ट्री का डिवीज़न, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और अगले चैप्टर पे अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पर